आयरन हार्ट सीरीज के साथ फेज 5 खत्म हुआ। हमने रीरी के आर्मर्स देखे, उसकी एआई नेटली से मिले और हमें मेफिस्टो दिखा जिसके साथ रीरी ने हाथ मिला लिया और किसी ऐसे को वापस बुला लिया जो मर चुकी है। पर इस सीरीज से एक बात निकल कर आई जिससे फैंस थोड़े नाराज हुए। सीरीज में रीरी का ऐसा सोचना कि टोनी स्टार्क किस लिए बना, क्योंकि वो पैसे वाला था। अब मुझे लगा कि सीरीज अंत में इस बात को खुद रिजॉल्व कर लेगा, जहां रीरी को समझ आए कि जीनियस लोग कैसे भी और किसी भी हालात में जो चीज उनकी जरूरत की है वो इन्वेंट कर सकते हैं। यही तो पूरा मुद्दा है इन्वेंशन का। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे टोनी स्टार्क के जीनियस को और एक ऐसा इंस्टेंस भी देखेंगे जहां टोनी स्टार्क के आगे सेम रीरी जैसी मेफिस्टो प्रॉब्लम आई थी, जिसमें टोनी ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया ये देखना इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोनी की असली पावर की ही बात करेंगे, उसके जीनियस नेचर की, जिसमें वो एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास जीनियस था मटेरियल फिजिक्स में। तो पहली आयरन मैन मूवी में हमने देखा है कि पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज को एक आर्क रिएक्टर से पावर मिलती है। वो आर्क रिएक्टर एक डोनट जैसा दिखने वाले मैकेनिज्म से बना है जो कि साइंस में टोकामाक टाइप रिएक्टर कहा जाता है, जहाँ पे कन्वेंशनल फ्यूजन रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए। इसका नतीजा ये है कि ऐसे फ्यूजन रिएक्टर्स को काम करने के लिए 2-3 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करना पड़ता है, तभी फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। पर क्या ऐसे आर्क रिएक्टर के नजदीक हम जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी ने तो इसी बड़े आर्क रिएक्टर का एक मिनी वर्जन बनाया था। फिर टोनी जिंदा कैसे रहता है? तो इसका जवाब है पैलेडियम के एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। अब जिन्हें यहाँ नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन एटम्स को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और टोनी ने अपने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम ही इस्तेमाल किया था। तो टोनी का आर्क रिएक्टर एक अलग प्रोसेस में वर्क करता था जिसका नाम है कोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ये एक ऐसा फिक्शनल फ्यूजन रिएक्शन है जहां फ्यूजन रिएक्शन के लिए किसी सर्टेन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं चाहिए, बल्कि ये रूम टेम्परेचर पर ही पॉसिबल हो जाता है। वो कैसे? तो आर्क रिएक्टर में लगा पैलेडियम हाइड्रोजन को इतनी फोर्स के साथ एब्जॉर्ब करता है कि पैलेडियम के अंदर ही हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज हो जाते हैं और उसी से फ्यूजन रिएक्शन हो पाता है। और इसका रिजल्टेंट ये होता है कि वो इनिशियल आर्क रिएक्टर 3 गीगा जूल्स पर सेकेंड एनर्जी जनरेट करता है। अब जिन्हें आइडिया नहीं है कि ये कितनी एनर्जी है, तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि कई मिलियन घरों को पावर अप कर दे। और ये इतनी एनर्जी भी है जितना 1 टन टीएनटी ब्लास्ट हर सेकंड में हो रहे हो। तो टोनी स्टार्क ये है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस इंसान ने एक गुफा में कुछ जुगाड़ करके लिटरली एक नया प्रोसेस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट कर दिया था। ये एक बहुत अच्छा तरीका था किसी कैरेक्टर को ये दिखाने का कि वो बहुत जीनियस है। वहीं आयरन हार्ट सीरीज में रीरी की पूरे टाइम एक ही दिक्कत थी, वो अपने सूट को पावर अप कैसे करे, और इसके लिए वो एजिकल से मिलती है ताकि एक पावर कोर का जुगाड़ हो सके। अब उस सीन में रीरी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो ऐसा पावर कोर खुद नहीं बना सकती। तो फिर सीरीज के राइटर ने ये बात सीरीज में रखी ही क्यों कि रीरी ये सोच रही है कि टोनी स्टार्क बना क्योंकि वो पैसे वाला था। अगर ऐसा था तो हमें सीरीज में रीरी एक ब्लैक मार्केट डीलर को भी तो पकड़ती हुई दिखी थी। वो उससे ही पैलेडियम का जुगाड़ कर लेती और खुद से पावर कोर बना लेती। पर क्या कह सकते हैं, मार्वल ऐसा लग रहा है कि कई सारे मौके गंवा रहा है, कहीं फैंटास्टिक फोर में कोई पंगा ना हो जाए। पर ये तो सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात है। अगर आयरन हार्ट सीरीज वालों ने थोड़ी बहुत कॉमिक्स पढ़ी होती तो उन्हें पता चलता कि अपने पैसों के बिना टोनी स्टार्क क्या है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने सिर्फ बर्फ से ही एक आयरन मैन आर्मर बना दिया था। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ 2018 में आई एवेंजर सीरीज के बारे में, जहाँ इशू 25 में टोनी अचानक से 1 मिलियन बीसी में चला जाता है और इस कहानी को कंटिन्यू किया गया इशू 31 में। टोनी वहाँ बताता है कि उसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि उसे किसने टाइम में पीछे भेजा है, पर जैसे ही वो 1 बिलियन बीसी में पहुंचता है उसकी फाइट 1 मिलियन बीसी के एवेंजर से हो जाती है, जिसमें ओडिन, एगामोटो और फिनिक्स जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। वो सब मिलकर टोनी को इतना मारते हैं कि उसका आर्मर पूरी तरह टूट जाता है। कई हफ्ते बीतने के बाद टोनी के आर्मर का पावर भी चला जाता है, यानी टोनी कंप्लीटली बिना अपने आर्मर के। फिर भी वो 6 महीनों से आइस एज में सर्वाइव कर रहा होता है। पर इन 6 महीनों में वो वाइब्रेनियम ढूंढकर उन्हें सिंथेसाइज करना सीख जाता है, उन्हें अपनी बैटरीज की तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है। इनफैक्ट जब खुद मेफिस्टो टोनी से मिलने आता है, क्योंकि उसी ने टोनी को टाइम में पीछे भेजा था, तब टोनी निकालता है अपना आइस एज मैन आर्मर जो कि प्योरली बर्फ से बना होता है। और उस आर्मर को टोनी वाइब्रेनियम से पावर अप कर पा रहा था और एक बर्फ के बने आर्मर से वो मेफिस्टो से लड़ जाता है। और उस वक्त मेफिस्टो के पास टाइम जेम होता है जिसपे टोनी अटैक करता है और उस वजह से वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। पर सबसे पहली बात की यहाँ राइटिंग देखो कि टोनी को यहाँ वो इंसान
इंसान दिखाया गया है जो उस जमाने में वाइब्रेनियम ढूंढकर उसे सिंथेसाइज करने का तरीका ढूंढ लेता है जब लोग सिर्फ आग जलाना और कपड़े पहनना ही जानते थे। प्लस वो 1 मिलियन बीसी में एक आयरन मैन आर्मर बना देता है। तो कहाँ गया वो पैसों वाला आर्ग्यूमेंट। पर एक और बात है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पता है मेफिस्टो ने टोनी के साथ ऐसा क्यों किया था? तो इसका जवाब है क्योंकि वो टोनी को करप्ट करना चाह रहा था। टोनी एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी भर अमीरी देखी है। उसे अपने डील के लिए ही एग्री करवाने के लिए मेफिस्टो उसे पहले एक ऐसे जमाने में स्ट्रगल करने को भेज देता है जहाँ ऐशो आराम नहीं था, और फिर वो टोनी के पास डील लेकर आता है जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया का राजा बना सकता हूँ, तुम सब पर रूल करोगे। पर टोनी फिर भी नहीं मानता और उस मेफिस्टो से लड़ जाता है। तो मेफिस्टो का टेम्पटेशन टोनी पर ज्यादा वर्क करना चाहिए था, क्योंकि एक अमीर आदमी गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई भी डील ले लेने को तैयार होता। पर इस स्टोरी में टोनी तब भी नहीं माना, और ये बात बाद में मेफिस्टो कहता भी है कि टोनी उन लोगों में से है जो कभी भी उसका डील नहीं मानेंगे। और जब रीरी के आगे मेफिस्टो ने अपनी डील रखी तब मुझे लगा था कि यही मौका है ये दिखाने का कि रीरी विलियम्स जीनियस है जो मेफिस्टो के बिछाए जाल को देख सकती है। पर सीरीज में मेफिस्टो रीरी को इतना फंसा चुका था कि रीरी उसकी डील नहीं ठुकरा पाई। प्लस आपने नोटिस किया कि हुड का क्लोक भी अब रीरी के पास है, जो कि रीरी को अब नया आयरन मैन कम और नया हुड ज्यादा बनाता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि टोनी स्टार्क असली में क्या है, और उसका पैसे वाला होना उसके जीनियस होने से उतना जुड़ा हुआ नहीं है जैसा रीरी ने कहा सीरीज में। और मार्वल तो आयरन मैन 3 में ऑलरेडी ये खुद कह ही चुका है कि तुम टोनी से उसका पैसा, उसकी दौलत, उसके सारे आर्मर्स छीन लो। पर एक बात हमेशा सच रहेगी कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। पर अब हम इस बात पर आते हैं कि मार्वल को राइटिंग वाइज कैसा अप्रोच रखना चाहिए था। तो देखो दोस्तों, टोनी पैसे वाला तो था ही, पर कई सालों से वो यूएस गवर्नमेंट का वेपन कॉन्ट्रैक्टर भी रहा था। वो गवर्नमेंट के सिस्टम का हर एक इन और आउट जानता था। वो पूरे सिस्टम के मैकेनिज्म की इतनी डीप नॉलेज रखता था कि गवर्नमेंट कभी उसे छू भी नहीं पाती। वहीं रीरी विलियम्स ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया था और गवर्नमेंट उसे हड़पने आ गई थी। वहीं टोनी के आर्मर्स इसीलिए कभी कोई जब्त नहीं कर पाया क्योंकि टोनी सिस्टम से भी ज्यादा तेज था। वो हमेशा से FBI, CIA और इन सब के साथ साथ शील्ड से भी ज्यादा होशियार था। तो वैसे भी कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता था। पर यह बात रीरी को परेशान करेगी क्योंकि उसके फंड्स हर तरफ से कैंसिल किए जा रहे थे। CIA उसे अरेस्ट करने आ गई थी वकांडा फॉरएवर में। तो राइटर जो थोड़ी बहुत टोनी और रीरी के बीच फर्क दिखा सकता था, वो उसको ऐसे दिखाना चाहिए था कि टोनी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था। वो इजीली गवर्नमेंट और सिस्टम को इवेड कर सकता था क्योंकि उसके पास नॉलेज है उस चीज की, वो उसका पार्ट रहा है। वहीं एक नॉर्मल इंसान कुछ भी बड़ा करना चाहे तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर सीरीज में राइटर्स माहौल को कुछ इस तरीके से एड्रेस करते तो समझ में आता। पर मार्वल ने सीधा सीधा रीरी के थ्रू ये बुलवा दिया कि टोनी स्टार्क इसलिए आयरन मैन बन पाया क्योंकि उसके पास पैसे थे, जबकि इस बात का कोई सेंस नहीं है क्योंकि मैंने इसी वीडियो में आपको इंस्टेंसेस दिए हैं ऐसे पलों के जहां टोनी की ब्रिलियंस का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि राइटर आयरन हार्ट सीरीज को कई एंगल से अप्रोच कर सकता था, जिसमें हमें रीरी पसंद भी आती और टोनी स्टार्क की लेगेसी की रिस्पेक्ट भी की जाती। वैसे यहाँ मेन हाईलाइट मैं कहूंगा कि मेफिस्टो साबित हुआ, जिसने सक्सेसफुली पहले पार्कर रॉबिन्स के साथ डील बिठाई, जिसके बाद उसने रीरी को फंसा लिया। अब ये सीजन जिस जगह पर एंड हुआ है उसके बाद इसका सीजन 2 आना बनता है, क्योंकि आप सीरीज की मेन कैरेक्टर को बस दूसरा हुड बनाकर नहीं छोड़ सकते। पर आपका क्या कहना है सीरीज के बारे में? क्या होता अगर रीरी का AI टोनी स्टार्क जैसा दिखता? तो ये माहौल कितना औसम होता। आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।